हाँ जी, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका। आज हम लोग द डिस्क्रिप्टिव स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। आरबीआई ग्रेड बी के लिए जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होता है, उसके लिए आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए, आज उसके बारे में बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थोड़ा-सा प्रॉब्लम देता है लोगों को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो यही लगता है कि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कैसे करना है? प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? वो एक इश्यू आ जाता है। और अगर मान लो कि प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, तो वर्ड लिमिट है, उसको कैसे फुलफिल करना है, वो एक झमेला वाला बात हो जाता है। और वर्ड लिमिट को कर भी लेते हैं, तो इवैल्यूएशन कैसे होगा? जैसे जो हम लोग लिख रहे हैं, वो सही है या नहीं है, वो कैसे होगा? ठीक है? वर्ड का क्या फ्लो रहेगा? हमारा जो आंसर है, उसका फ्लो क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे क्या? कंक्लूजन के अंदर क्या लिखेंगे? तो बहुत सारा झमेला है इसके अंदर, लोगों को लगता है। ऐसे एक्चुअली मेरा झमेला है नहीं, लेकिन लोगों को लगता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सेशन इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करना है, व्हेन टू स्टार्ट। ठीक है, कौन सा रिसोर्स आपको फॉलो करना चाहिए। हाउ टू फिल द वर्ड रिक्वायरमेंट। वर्ड रिक्वायरमेंट आपको 600 वर्ड में लिखना होता है, 600 वर्ड में टाइप करना होता है, या फिर 400 वर्ड्स में टाइप करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ 200 वर्ड्स का ही कंटेंट रहता है, तो बाकी का जो कंटेंट है वो कहाँ से लेकर के आएंगे, है ना। हाउ टू फ्रेम योर आंसर। आप अपना आंसर को कैसे फ्रेम करोगे, करंट अफेयर्स को किस तरह से आप यूज करोगे, और प्रैक्टिस करोगे तो कैसे करोगे, इवेल्युएशन कैसे करोगे, चैट जीपीटी का हेल्प कैसे लोगे, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का एजेंडा। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा, क्वेश्चन खुद से बनाओ, उसका आंसर आप खुद से करो, घर में बैठ करके पहले ही। जब आप क्वेश्चन आप क्रिएट करोगे, तो आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा, फिर आप उसका आंसर फ्रेम करोगे। आंसर कैसे फ्रेम करना है, इंटरनेट का हेल्प लो, ठीक है, यूट्यूब का हेल्प लो, चीजों को समझो और अपने आंसर को फ्रेम करो। ठीक है, क्वेश्चन क्रिएट करना है और फिर इसका आंसर फ्रेम करना है। तो क्वेश्चन कैसे बनाना है वो डिस्कस कर लेंगे, आंसर कैसे लिखना है वो डिस्कस कर लेंगे। ये दोनों बात अगर आपका समझ में आ गया है, तो फिर आप आराम से प्रैक्टिस करोगे और फिर इवेल्युएशन के लिए चैट जीपीटी का हेल्प ले लोगे। अभी चैट जीपीटी यहाँ पर बहुत हेल्प करने वाला है आपको। ठीक है, कैसे करके देखते हैं। सबसे पहले फाइनेंस का बात करते हैं, फाइनेंस हम लोग क्या क्या करेंगे। ठीक है, फाइनेंस के लिए पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन क्रिएट करना है, उसका आंसर फ्रेम करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप क्रिएट करेंगे, उसका आंसर फ्रेम करेंगे। क्वेश्चन कैसे क्रिएट करेंगे, डायरेक्ट सिलेबस। जो आरबीआई ग्रेड बी का आप नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया हुआ है, हर एक पॉइंट से, हर एक सिलेबस टैग से एक आप क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, रैंडम सा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आरबीआई का एफएक्यू, जो लेटेस्ट एफएक्यू है, उसको आप गौर करके देखेंगे, क्योंकि वहां से सवाल बनता है, वहां से सवाल देखने को मिल जाएगा आपका। ठीक है, स्टैटिक टॉपिक जो होता है, जो न्यूज़पेपर में चल रहा है, जैसे कि बॉन्ड, ये न्यूज़पेपर में चल रहा था, बहुत तरीके का बॉन्ड रिलीज होता है और न्यूज़पेपर में चलते रहता है। ठीक है, तो वो सब आपको ध्यान देना है, वो सब का आप क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये जो स्टैटिक टॉपिक है न्यूज़पेपर में, ये आपको कब से स्टार्ट करना चाहिए, जब आरबीआई नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद। ठीक है, इसके बाद है जनरल टॉपिक्स इन एडिटोरियल्स, जैसे कि एआई इन बैंकिंग, हाँ, ब्लॉकचेन इन बैंकिंग, फिर साइबर सिक्योरिटी इन बैंकिंग, ये सब जनरल टॉपिक है, फाइनेंस से रिलेटेड एक जनरल टॉपिक है, तो उसको आप करेंगे। ठीक है, तो ये चार तरीके से अपना क्वेश्चन बनाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आप डायरेक्ट सिलेबस और आरबीआई एफएक्यू को ध्यान दीजिए और इस पे क्वेश्चन बना लीजिए, सारा क्वेश्चन बना लीजिए और उसका फिर आप आंसर करिए। ठीक है, और जब आरबीआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद जो भी न्यूज़पेपर में स्टैटिक पॉइंट होगा, उसका क्वेश्चन बनाइएगा आप, और एडिटोरियल का जो जनरल टॉपिक चल रहेगा, उसको आप क्वेश्चन बनाइएगा और उसका आप आंसर करिएगा। तो क्वेश्चन कहां से बनाना है, कैसे बनाना है और कहां से बनाना है, ये आपको मालूम चल गया। ठीक है, आंसर कैसे करेंगे, जब भी आप कोई क्वेश्चन बनाए हैं, तो उस क्वेश्चन का पहले आप सब क्वेश्चन बना लीजिए अपने माइंड में ही। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं बनाता हूँ, सब क्वेश्चन कैसे बनाना होता है। रुको मैं दिखाई देता हूँ आपको। ये देखो, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। हाउ डज आरबीआई यूज मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन व्हाइल इंश्योरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहले आप ये चीज लिखेंगे। और ऐसे कैसे लिखेंगे, यहां पर पूछा है इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, किसका इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, तो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है,
प्लस आरबीआई का रूल। ठीक है, ये सब आपको अब मिल गया कि कोर क्या पूछा क्या है। ये जब आपको मिल गया तो यहां से आप सब टॉपिक निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि मैंने पहले दिमाग में सोचा कि क्या फ्लो होना चाहिए आंसर का, मेरे दिमाग में भी चल रहा है ये चीज। सबसे पहले हम समझाएंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, सबसे पहले तो इन्फ्लेशन समझाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इन्फ्लेशन किस तरह से इंपैक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, ये समझाएंगे। फिर समझाएंगे कि आरबीआई यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी टूल। ठीक है, और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल है ये किस तरह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर के आता है। ठीक है, तो हम एक ब्रॉड फ्रेमवर्क रेडी किए हैं अपने क्वेश्चन को देख करके। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला था कि इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ में और आरबीआई का क्या रोल है। हम बोले कि पहले इन्फ्लेशन समझाएंगे, इन्फ्लेशन कितने तरीके का होता है ये भी बताएंगे, इन्फ्लेशन किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को इंपैक्ट करता है ये बताएंगे, आरबीआई क्या करता है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, आरबीआई जो करता है उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होता है, कैसे होता है। फिर कंक्लूजन देंगे ये सारा पॉइंट्स को मिलाकर। ये सबसे आइडियल तरीका होता है। तो सब टॉपिक हम बनाए, सब क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन तो एक ही मिला है, इससे हम सब क्वेश्चन बनाए हैं। व्हाट इज इन्फ्लेशन सबसे पहले ये समझाएंगे, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ये समझाएंगे, हाउ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड, मेजर कैसे होता है, हाउ इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड, कंट्रोल कैसे होता है, हाउ आरबीआई कंट्रोल्स, आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, व्हाट आर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स क्या होता है और कितना तरीके का टूल्स है। हर एक टूल्स को बताएंगे कि हर एक टूल्स जो है इन्फ्लेशन को कैसे इंपैक्ट करता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे कनेक्टेड है इन्फ्लेशन से, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे इंश्योर करता है आरबीआई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर होता क्या है, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस तरह से इंडिया को कनेक्ट करता है, इंप्लॉयमेंट को कनेक्ट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को कनेक्ट करता है, पॉवर्टी को कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर करंट सिनेरियो बताएंगे इन्फ्लेशन का और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, और लास्ट में बताएंगे कि हाउ आरबीआई इज कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, और लास्ट में क्या करेंगे कंक्लूजन में ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे और ये जो क्वेश्चन है उसको हूबहू छाप देंगे, तो कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, क्वेश्चन को ही अपना भाषा में परोस कर रखेंगे। बॉडी में क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है हमारा उसका सब टॉपिक तोड़ेंगे, सब क्वेश्चन बनाएंगे, टाइनी क्वेश्चन बनाएंगे। वो जो टाइनी क्वेश्चन है उसको फिर आप एक दूसरे से करेक्ट करते हुए चलेंगे और आखिर में जाकर के सबको समराइज करके अपना ओपिनियन बना देंगे और ये जो क्वेश्चन है उसको वापस से लिख देंगे। तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो करंट अफेयर्स आप किए होंगे वो करंट अफेयर्स आप इस वाले स्टेज में और इस वाले स्टेज में डालेंगे। ठीक है, मैंने करा हुआ भी है यहाँ पर, आप रीड कर लेना, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, 600 वर्ड का है। ठीक है, छोटा छोटा मैंने कर दिया, यहाँ पर लिख दिया है, तो आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये पीडीएफ में दे दूंगा आपको टेलीग्राम के अंदर, तो वहां से आप एक बार रीड कर लेना किस तरह से हुआ। ठीक है, देखो मैंने शुरुआत में क्या किया है, शुरुआत में मैंने क्वेश्चन को ना थोड़ा सा क्वेश्चन को ही लिख दिया है और लास्ट में भी क्वेश्चन को मैंने डाला हुआ है। ठीक है, सारे सब को कनेक्ट करके। तो ये एक जनरल तरीका होता है आंसर को लिखने का। ठीक है, अब अगर मान लो कि ये सब है आपके पास, इतना आपको मालूम चल गया कि किस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को लिखना है। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है उसको हम लिख लेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है क्वेश्चन कुछ और बोलता है, हड़बड़ी में आप कुछ और समझते हैं। तो क्वेश्चन को पहले आप लिख लेंगे शॉर्ट में, फिर आप याद रखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग कितना सब क्वेश्चन बन सकता है। सारा सब क्वेश्चन अपने दिमाग में रखेंगे या फिर साइड में कहीं पर लिखेंगे और वो सारा क्वेश्चन को आप समझाते जाएंगे, उसके अंदर एग्जांपल्स ऐड करते जाएंगे, एक दूसरा जो सब क्वेश्चन है उसको फिर आप कनेक्ट करते जाएंगे और लास्ट में फिर आप सबको करेक्ट करके एक कंक्लूजन दे देंगे। ठीक है, जितना आप करेंगे ये काम उतना आपका ये स्पीड आएगा। तो ये तो हम लोग समझे कि सब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद कॉर्पोरेट एग्जांपल्स आपको खोज खोज के लाने हैं। कैसे लाओगे, चैट जीपीटी का हेल्प लेकर के लाओगे, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन बना हुआ है, आपने ही अभी क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट किया है, डायरेक्ट सिलेबस से क्रिएट किया है, आरबीआई के एफएक्यू से क्रिएट किया है, और न्यूज़पेपर में स्टडी टॉपिक है वहां से क्रिएट किया है, जनरल टॉपिक से क्रिएट किया है। ठीक है, यहां से क्रिएट किया है और यहां से फिर आप आंसर बना रहे हैं। तो सब क्वेश्चन पहले आपने बनाया और जब सब क्वेश्चन आप बनाए तो हर एक सब क्वेश्चन में आपको एक कॉर्पोरेट एग्जांपल डालना है। और वो कॉर्पोरेट एग्जांपल कैसा रहेगा, क्या एक लाइन में, नहीं, एक पैराग्राफ में उसको ही समझाना है आपको। एग्जांपल समझाओगे आपका वर्ड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। 600 वर्ड के अंदर ना आप, मैं बोलता हूँ 50 वर्ड खाली एग्जांपल में जाएगा,
चार एग्जाम्पल दोगे, 50 200 वर्ड खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप जितना भरोगे आपका वर्ड रिक्वायरमेंट उतना हो जाएगा और आपका जो आंसर है वो उसमें दम लगेगा। ठीक है, अब कॉर्पोरेट एग्जाम्पल कैसा रहना चाहिए? कॉर्पोरेट एग्जाम्पल में लैंडमार्क डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोका कोला का एग्जाम्पल है। ठीक है, मान लो स्कैम का है कोई है और या फिर इन्फ्लेशन का है, कुछ भी है। ठीक है, तो आप जो कॉर्पोरेट एग्जाम्पल होता है, कोका कोला हो गया, उसके बाद फिर क्या बोलेंगे, बर्कशायर हैथवे, फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो सबका ईयर याद रखना। 2008 में हुआ था, 1991 में हुआ था। ठीक है, और फेमस फेमस नाम ये याद रखना, इसको बार बार कोट करते रहना। ठीक है, उसके बाद फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लैंडमार्क डिसीजन हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, ये लैंडमार्क डिसीजन कहाँ से आएगा? ये चैट जीपीटी से आएगा। जब आप क्वेश्चन को क्रिएट करोगे और उसका आप आंसर फ्रेम कर रहे होगे तो आप 200 वर्ड लिख पाओगे। वो 200 वर्ड को ना आप कॉपी करके डाल देना चैट जीपीटी में और चैट जीपीटी को बोलना कि यहाँ पर कौन कौन सा एग्जाम्पल मैं ऐड कर सकता हूँ, मुझे बताओ। जो एग्जाम्पल होगा वो लैंडमार्क एग्जाम्पल होना चाहिए, लैंडमार्क डिसीजन होना चाहिए ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो वो आपको बहुत सारा एग्जाम्पल देगा, वो सारा एग्जाम्पल में जो आपको पसंद आए वो एग्जाम्पल आप रख लेना। ठीक है, अपने आंसर में। ठीक है, ये काम आप करना। फिर इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही क्वेश्चन को वापस से छापना है अपने शब्दों में, थोड़ा सा और वर्ड डाल करके। ठीक है, स्टाइलिश वर्ड डाल करके। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन उसका दिमाग में थोड़ा सा रहेगा और बीच में आप जो सब क्वेश्चन बनाएंगे उसको मजा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, आप सब क्वेश्चन बनाना और सब क्वेश्चन को फिर कनेक्ट करते जाना, बड़ा मजा आएगा, आपको आंसर बहुत बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर आप कर लेते हैं पहले एग्जामिनेशन से पहले, तो एग्जामिनेशन में जाकर के ये आपके लिए फ्लॉलेस हो जाएगा और ये आपका फ्लो बन जाएगा। समझे? तो सबसे अच्छा तरीका ये है। ठीक है, ये मत सोचना कि यूपीएससी वाला बंदा लोग कैसे लिखता है। ठीक है, उसके बाद फिर फाइनेंस का हमको वर्डिंग ज्यादा लाना पड़ेगा। कुछ झमेला नहीं रखो, जितना आप झमेला रखोगे उतना आप फंसोगे। ये जो है ना, ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इसमें ग्रामर का भी थोड़ा सा लोचा होता है कभी कभी। ठीक है, हो सकता है कि आपका इंग्लिश अच्छा ना हो, तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ा सा गड़बड़ करें। शुरुआत में करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे, शुरुआत में करेंगे। तो अगर ऐसा स्थिति है कि आपका सेंटेंस फॉर्मेशन पूरा खराब है, आप सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो आप एक काम करना, कोई बुक पढ़ना। ठीक है, आप बुक पढ़ना और खाली बुक पढ़ना, पढ़ते पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि कैसे आपको करना है, लिखना है, सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। बहुत सारा बुक होता है, सेल्फ हेल्प बुक, जैसे कि ये देखो, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ठीक है, 12.5, इस तरह का बुक्स नहीं होता है, सेल्फ हेल्प बुक्स या फिर कैसा भी बुक्स। ठीक है, जहां पर आपको सेंटेंस रीड करने को मिल रहा है, तो वहां से आप वो इंप्रूव करके अपना आंसर को बेस्ट बना सकते हो। ये हम लोग बात कर लिए फाइनेंस का। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैनेजमेंट का। ठीक है, मैनेजमेंट में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैनेजमेंट में क्या है, यहां पर भी आप क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, उसका आंसर प्रेडिक्ट करेंगे। डायरेक्ट सिलेबस, सीधा सिलेबस से क्वेश्चन निकालो बस। और एथिक्स का भी सिलेबस से क्वेश्चन निकालना है, एथिक्स से हर एक साल एक सवाल मिलता है। इसके बाद ये वाला, तो ये हटा दो फालतू चीजें, ये दोनों गलती से आ गया। ठीक है, इसको हटा दो। तो डायरेक्ट सिलेबस से आप क्वेश्चन बनाओगे और एथिक्स का सिलेबस से आप क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर आंसर कैसे करोगे? सब क्वेश्चन बनाओ और आंसर करो। ठीक है, कॉर्पोरेट एग्जाम्पल ढूंढो और पैराग्राफ में लिखो कॉर्पोरेट एग्जाम्पल को। जब भी आप मैनेजमेंट का आंसर लिखोगे तो दो पर्सपेक्टिव से लिखना, कंपनी पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करना, एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करना। तो आपका जो आंसर है उसमें दम लगेगा और आपका आंसर का लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद भले ही मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन आपको उसमें ईएसआई का एग्जाम्पल, फाइनेंस का एग्जाम्पल भर भर कर डालना है। उसमें भी आपको एम्प्लॉयमेंट डाल देना है बीच बीच में, समझे? मतलब कि ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। उसमें भी आपको तड़का लगाना है, फाइनेंस का तड़का। समझे? फाइनेंस में कौन कौन सा टॉपिक है आपको सिलेबस में याद होगा, कुछ कुछ टॉपिक्स, वो टॉपिक का जिक्र करना बार बार। और मैनेजमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लीडरशिप का, अगर आपका लीडरशिप का क्वेश्चन है तो उसमें आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी घुसाएंगे। ठीक है, लीडरशिप के अंदर आप मोटिवेशन भी घुसाएंगे, लीडरशिप के अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज भी घुसाएंगे। ठीक है, मतलब बाकी टॉपिक्स को भी घुसाना है, घुसेड़ घुसेड़ करके उसमें आपको आंसर बनाना है। ठीक है, ये काम आप कहाँ करेंगे? घर में बैठ के करेंगे, एग्जाम में नहीं करेंगे ये काम। ये काम पहले आप घर में बैठ के करेंगे, तब आपको ये दिखेगा कि आपका आंसर और अच्छा हो रहा है। ठीक है, फिर ये सब हैक्स है
जो कि आपको 600 वर्ड्स भी पहुंचाएगा, आपका आंसर को एकदम कॉम्पिटिटिव एज देगा, ठीक है, और ये आपका आंसर बनाएगा। मतलब हो सकता है कि कभी कभी आपको थोड़ा ग्रामेटिकल एरर हो जाए, लेकिन ये सब आपका मेकअप कर देगा, समझे, ये हैक है, ठीक है। तो अब मैनेजमेंट में आप ये काम कर लिए, अब ईएसआई का बात कर लेते हैं। ईएसआई में आप क्या करेंगे? देखो ईएसआई में भी आपको वही काम करना है, आंसर को क्रिएट करना है, देन आंसर को फिर फ्रेम करना है, क्वेश्चन को क्रिएट करना है, आंसर फ्रेम करना है। क्वेश्चन कैसे क्रिएट करेंगे ईएसआई? अच्छा है, यहाँ पर लॉजिक आप ध्यान से देखना, ठीक है। डायरेक्ट सिलेबस से आप क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, और फाइनेंस का सिलेबस से भी क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। ईएसआई में देखा गया कि फाइनेंस का सिलेबस से क्वेश्चन पूछ लेता है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी पूछेगा ही, ठीक है। अभी ट्रेंड अभी चेंज हो गया है, तो आपको इंपॉर्टेंट स्टेटेड रिपोर्ट जो होता है ना, उसमें भी आपको अच्छा खासा फोकस करना है, ठीक है, डिटेल में देखना है, क्योंकि वहां से सवाल बन रहा है आजकल ईएसआई से, ठीक है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स के अंदर ही मैं बजट को भी डालता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे को भी डालता हूँ, लेकिन चूंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए मैंने बोला कि जो इंपॉर्टेंट स्टेटेड रिपोर्ट्स है आरबीआई नोटिफिकेशन के अंदर, वो सब रिपोर्ट्स आपको अच्छे से करना है, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको अच्छे से करना है। कौन कौन सा रिपोर्ट नोटिफिकेशन के अंदर स्टेटेड है, देखते हैं उसको, ठीक है, देख लेते हैं। मेरे से आप बार बार मत पूछना, ये नोटिफिकेशन मैंने खोला 2024 का, ठीक है। और ये देखो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर ईएसआई का सिलेबस के अंदर है ये सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल, ठीक है। इसके अंदर देखो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। ये सब रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कौन कौन सा रिपोर्ट और बताता हूँ, और कोई ऐसा रिपोर्ट, देखो यहाँ पर वही बात कहा है, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक सर्वे, सेम ही है। मतलब यहाँ पर जो देखा हम लोगों ने, बस ये सब रिपोर्ट, दीज रिपोर्ट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको तो आप एकदम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। दिख रहा है आई होप आपको, ठीक है। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटेड रिपोर्ट्स, यहाँ से सवाल बनेगा, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स को आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और सोशल इश्यूज को भी आप अच्छे से देख लेना, मल्टी कल्चरिज्म, ठीक है, अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन, ठीक है, जेंडर इश्यूज, उसके बाद फिर और क्या क्या है, तो उसको आप ध्यान से देखना, ठीक है, जो सोशल इश्यूज है यही भी देख लेते हैं ना। देखो यहाँ सोशल है ना, सोशल इश्यूज, मल्टीकल्चरिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज और सोशल जस्टिस, ये सबको, ठीक है। तो सोशल इश्यूज देखना। आरबीआई का फेवरेट टॉपिक क्या है? जेंडर इक्वलिटी, ये फेवरेट टॉपिक है। टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये फेवरेट टॉपिक है। इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है, ये भी बहुत फेवरेट टॉपिक है। आए दिन आपसे क्लाइमेट चेंज, जेंडर इनइक्वालिटी पूछता ही रहता है, ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आंसर कैसे फ्रेम करेंगे? सब क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आप हर एक ईएसआई क्वेश्चन में आप ये चीज जरूर लिखेंगे, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन पीपल, ठीक है, पोटेंशियल चैलेंजेस, रोल ऑफ आरबीआई, रोल ऑफ बैंक्स, रोल ऑफ गवर्नमेंट, बार बार आप क्वेश्चन कैसा भी हो, आपको ये सब बात जरूर लिखना है। अगर आपको लग रहा है कि अब क्या लिखें, अब क्या लिखें, तो ये लिखना है, रोल ऑफ आरबीआई, रोल ऑफ बैंक्स, रोल ऑफ गवर्नमेंट, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, ठीक है, पोटेंशियल चैलेंजेस, ये सब आपको बार बार करके लिखना है, ठीक है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई लैंडमार्क स्कीम होगा या फिर लैंडमार्क कोई डिसीजन होगा, तो उसको भी आप बार बार कोट करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम कुछ चल रहा होगा तो गवर्नमेंट स्कीम को भी लेकर के आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए मैं एक डॉक्यूमेंट देता हूँ आप लोग को डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट में ना खाली डेटा रहता है, तो वो डेटा को भी आप इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ये दोनों काट कुट दो यार, ठीक है, ये दोनों काट कुट दो। यहाँ लिख सकते हो कि आप एग्जाम्पल डालोगे,
ठीक है। कौन सा लैंडमार्क इनिशिएटिव्स, लैंडमार्क इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, या फिर जो करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ेंगे वो सब यहाँ पर आप चिपोगे, जो रिपोर्ट्स का डेटा होगा वो सब यहाँ चिपोगे, उस तरह से आपका ये आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये सेशन खत्म होता है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो, मैंने आपको अपने मेंटरशिप वाले स्टूडेंट्स को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। जो डायरेक्ट सिलेबस वाला क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट सिलेबस वाला क्वेश्चन, ये सब मैंने प्रोवाइड कर दिया है आप लोग को ऐप के अंदर। ठीक है, जो पीडीएफ भी खरीदे हैं पीडीएफ कोर्स, उनको भी ये सब मिल गया होगा। और जो पोटेंशियल क्वेश्चन है वो सब धीरे धीरे करके आते रहेगा, तो आप उसको ध्यान से देखते रहना। ठीक है, जो भी मैंने क्वेश्चंस दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। उसका आंसर मैं दे भी सकता हूं, नहीं भी दे सकता हूं, आप मेरे भरोसे नहीं रहना। ठीक है, क्योंकि मुझे भी समय नहीं मिल पाता है। तो अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा, तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया। तो यहां पर आप क्या क्या समझ पाए? व्हेन टू स्टार्ट, जब मर्जी स्टार्ट करो भाई साहब, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करोगे तो फायदे में रहोगे। वीकली दो अगर लिख लोगे, दो क्वेश्चन, तो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, कौन कौन सा रिसोर्स फॉलो करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रिसोर्स फॉलो करना पड़ेगा आपको। वर्ड रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फ्रेम कैसे करना है आपको आंसर, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, करंट अफेयर्स को किस तरह से यूज करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रैक्टिस देखो, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, आप कुछ लिखोगे, अपना बेस्ट आंसर बनाओगे, तो उस आंसर को आप कॉपी करके, क्वेश्चन को भी कॉपी करके, आंसर को भी कॉपी करके आप डालोगे चैट जीपीटी में, और फिर बोलोगे कि मेरे आंसर का इवेल्युएट करो। ठीक है, एंड गिव मी योर इनपुट्स, ऐसे आप वहां पर लिखोगे, गिव मी योर इनपुट्स अबाउट माई ग्रामर, अबाउट माई ग्रामर। ठीक है, और लिखना एंड पॉइंट आउट माई मिस्टेक्स, पॉइंट माई मिस्टेक्स एंड वेयर आई कैन इम्प्रूव, एंड वेयर आई कैन इम्प्रूव, वेयर आई कैन इम्प्रूव। ठीक है, और लिखना एज एन आरबीआई ग्रेड बी एस्पायरेंट, एज एन आरबीआई ग्रेड बी एस्पायरेंट। स्पेलिंग मेरा ये हैंड राइटिंग गंदा हो गया है। ठीक है, तो घिच पिच हो गया, लेकिन यहाँ क्या लिखा है मैंने, आप क्वेश्चन और आंसर को चैट जीपीटी को दोगे और वहां बोलोगे इवेल्युएट माय आंसर एंड गिव योर इनपुट्स अबाउट माय ग्रामर एंड पॉइंट आउट माय मिस्टेक्स एंड वेयर आई कैन इम्प्रूव एज एन आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट। ठीक है, तो वो आपको वो काम करके देगा, फिर आप उससे देखोगे, फिर अपने इम्प्रूव करोगे। ठीक है, और जब भी मैं लाइव में आता हूँ तभी आप अपना शेयर करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लगभग लगभग सब कुछ हो गया डिस्कशन। ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि वीडियो कितना लंबा हो गया है, लेकिन इतना जरूरी था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो भाई, और शेयर कर दो मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का एस्पायरेंट हो और अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे होंगे और आगे भी मिस करेंगे। ठीक है, तो अपने फायदे के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, कॉमेंट जरूर करो, आपका एक कॉमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। ठीक है, मैं दिन रात वो कमेंट देखता रहता हूँ। एक कमेंट आपका मुझे बहुत मोटिवेट करता है, आपको अंदाजा नहीं है लेकिन काफ़ी मोटिवेट करता है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।